हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। सो गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला बंदा हो या फिर गाइस आप बोर्ड एग्जाम हो क्लास 10 का, या फिर आपका कोई एग्जाम है भी नहीं है, आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो गाइस ये बेसिक नॉलेज है और इतना नॉलेज हर इंसान के पास होना चाहिए। सो गाइस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे गाइस। बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे सारी चीज़ें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, देखते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए, खनिज होते क्या हैं? तो गाइस, खनिज वो होते हैं जिसके कारण जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे खनिज कहते हैं। मतलब जो प्रकृति में गैस जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, कुछ ना कुछ चीज़ हम बना सकते हैं, उसमें ऐसा निहित होता है, उसकी संरचना होती है, उसको हम खनिज कहते हैं। मतलब जो खनन के द्वारा जो चीज़ें निकाली जाती हैं, आप खनन जानते हैं ना, जो पृथ्वी पर कुछ भी चीज़ें जैसे लोहे की चीज़ है, लोहा है, तांबा है, ये सब क्या है गैस? खनिज है, है ना, ये सब क्या है? खनिज में आते हैं। अब देखते हैं गैस खनिजों के कितने प्रकार होते हैं। तो गैस खनिजों के 3 प्रकार मूल रूप से होते हैं। कुछ होते हैं गैस धात्विक खनिज, कुछ होते हैं अधात्विक खनिज और कुछ ऊर्जा संसाधन होते हैं। ठीक है ना। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं गैस? जिनमें धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अधात्विक जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, सिंपल सी बात है। ऊर्जा संसाधन भी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। जल विद्युत है ना। कुछ परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं, कुछ गैर परंपरागत होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं गैस इस धात्विक खनिज को देखेंगे। धात्विक खनिज के गैस 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं गैस? कुछ होते हैं लौह खनिज और कुछ होते हैं अलोह खनिज। ठीक है ना। उसी प्रकार गैस अधात्विक खनिज के भी 2 प्रकार होते हैं। अधात्विक खनिज में कौन कौन आते हैं? जैसे कि गैस आपका अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो अब अभी हम देखेंगे गैस लौह खनिज के बारे में, फिर देखेंगे अलोह खनिज के बारे में। ठीक है ना। दोनों के बारे में एक एक से बात करते हैं। लौह खनिज क्या होते हैं गैस? तो जिन धातुओं में लौह की मात्रा होती है उसको हम लौह खनिज कहते हैं। अलोह खनिज जिन खनिजों में गैस लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है उसको अलोह खनिज कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। मतलब लोहे की मात्रा होगी तो लौह खनिज होंगे। जैसे कि गैस मैग्नीज है, जैसे लौह खनिज में क्या आ जाएगा गैस? लोहे धातु काय के हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि, ये क्या है गैस? लौह खनिज आते हैं। ठीक है ना। और अलोह खनिज की बात करें गैस, तो अलोह खनिज में यदि हम बात करें तो गैस इसके देखिए ये है, तांबा है, लेड है, टिन है, बॉक्साइट है ना। तो ये क्या है गैस? अलोह खनिज के उदाहरण हैं। सो गैस, अभी हमने धात्विक खनिज देखा जिसमें हमने लौह अलोह दोनों प्रकार देखे थे, जिसमें लोहे की मात्रा थी भी, जैसे मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, और कुछ ऐसे देखे थे जिसमें लोहे की मात्रा नहीं थी, अलोह खनिज। अब देखते हैं गैस, वो धात्विक खनिज में आ रहे थे, लेकिन अब देखते हैं अधात्विक खनिज जिसमें धातु बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि क्या है गैस? अभ्रक है, लवण है, पोटास है, सल्फर है, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। ठीक है ना। ये क्या है गैस? अधात्विक खनिज है। इनमें कोई भी धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। और गैस जो हमने ऊर्जा खनिज पढ़ा था, हमने क्या क्या देखना था हमको। देखिए, खनिज देखना था। खनिज में हमने क्या देखा था? खनिजों के प्रकार में कुछ धात्विक खनिज, कुछ अधात्विक खनिज, और देखा था ऊर्जा संसाधन। ठीक है ना। ये 3 देखे थे हमने खनिजों में। तो हमने धात्विक पढ़ लिया है, अधात्विक पढ़ लिया है, अधात्विक देखा। अब देखते हैं ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये क्या है गैस? ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ। ऊर्जा खनिज हैं, ये भी धरती से ही निकाले जाते हैं। धरती के खनिज क्या होते हैं? हमने बताया था कि खनन के द्वारा निकाले जाते हैं, मतलब धरती के अंदर से निकाले जाते हैं, है ना। और बहुमूल्य पदार्थ होते हैं जो विकास के लिए अर्जेंट होते हैं। हम ऐसे भी खनिज की परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये भी गैस कोल हो, पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस हो, ये भी खनिज खनन के द्वारा ही निकाला जाता है, धरती से ही निकाला जाता है। तो गैस अब हम देख लेते हैं कि खनिज के भंडार अक्सर कहाँ किस वाली धरती में खनिज पाए जाते हैं, हम उनको देखेंगे। कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं ये भी देखेंगे। लेकिन अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखते हैं कि खनिज के भंडार
किस वाली चट्टानों में कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। सो गाइस देख सकते हैं पहले खनिज के निर्माण हम ज़्यादातर खनिज हमें जलोढ़ जमाव में मिलते हैं। कहीं कहीं जैसे जलोढ़ जमाव क्या होता है, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए रेत मिट्टी वहाँ पे क्या होते हैं, ऊपर ऊपर का मिट्टी का साथ में आ जाते हैं, खनिज भी बह कर के आ जाते हैं। वहाँ पे जहाँ पे जलोढ़ का जमाव होता है उस मिट्टी का, वहीं पे ज़्यादातर खनिज देखने को मिलते हैं। दूसरा है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में। आग्नेय मतलब कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे भ्रंश पाए जाते हैं, मतलब कि हम जानते हैं गाइस कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत नीचे जाने पर बहुत ज़्यादा अपन को गर्मी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और गर्मी बढ़ती जाती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है। नीचे एक प्रकार से गाइस हमारी पृथ्वी ना मैग्मा में तैर रही है, बहुत ज़्यादा लावा है, बहुत ज़्यादा मैग्मा है और उस पर हमारी पृथ्वी की ऊपर पट्टी तैर रही हो। जब कभी गाइस पृथ्वी में कुछ भी दबाव पड़ता है तो ये मैग्मा क्या आ जाता है, भूकंप आता है या कुछ भी आता है तो ये मैग्मा ऊपर आ जाता है ज्वालामुखी के रूप में, और हम बोलते हैं कि ज्वालामुखी फट गया, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लावा आने लगता है और लावा आता है गाइस तो आसपास का एरिया भी नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो वो कभी मैग्मा जब वो ऊपर आता है तो ऊपर आकर तुरंत तो बहुत ज़्यादा पिघला हुआ रहता है, और फिर बाद में जब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है गाइस, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के वो आसपास के एरिया में क्या हो जाता है, जम जाता है, और जम जाता है उसी को हम आग्नेय और रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। वहाँ पे गाइस हमें ज़्यादा इस चीज़ों के खनिज भंडारों के ज़्यादा वो चांस रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अवसर मिलते हैं कि हाँ वहाँ पे ज़्यादातर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे गाइस अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान है गाइस जो कि अवसादी चट्टान है वो होती हैं गाइस, तो आच्छादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत सारे चट्टानों का क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है और उसी का जमाव ही अवसादी चट्टानें कहलाता है। महासागर के जल में हम देखते हैं किनारे पर बहुत ज़्यादा क्या खनिज की गाइस महासागरों के जल में बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जहाँ ज़्यादा उसमें अवसर रहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गाइस नमक है, ब्रोमीन है, मैग्नीशियम है, ये सब ज़्यादातर यहाँ पे पदार्थ मिलते हैं, ठीक है ना, ये खनिज पदार्थ ही हैं। सो गाइस ये हमने देखे खनिज भंडारों के बारे में। इसको एक एक से पढ़ना हो तो हमने PDF बनाई हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में खनिज की उपलब्धता होती है। इस प्रकार के चट्टानों में खनिज के छोटे जमाव सिराओं के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टानों के खनिज बड़े जमाव के परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज गाइस पिघली अवस्था या फिर हमने बताया था ना कि जब मैग्मा आता है तो पिघली अवस्था में रहता है या फिर गैसीय अवस्था में हो तो खनिज का निर्माण आग्नेय या रूपांतरित चट्टान में होता है। इस अवस्था में खनिज दरारों के से होते हुए भूमि के ऊपर की परत पर आ जाता है, पहुंच जाता है, जैसे कि टिन है, जस्ता है, इस प्रकार की चट्टानों में मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए अवसादी चट्टान के बारे में हमने बताया था। इस प्रकार के चट्टान में खनिज के परतों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, परत में, मतलब कि जमा हुआ है वहां पे तो परत में तो पाया जाएगा, है ना, अनाच्छादन होकर के अवसादी। तो देखिए जैसे कि कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास, सोडियम आदि हैं। इसके बाद देखिए धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा भी जब चट्टानों के घुलनशील अवयव कुछ अवयव क्या हो जाते हैं, चट्टानों में घुल जाते हैं या फिर उनका अपवर्तन हो जाता है तो बचे हुए अवशिष्ट खनिज रह जाते हैं। तो जो नहीं घुलते हैं वो क्या रह जाते हैं गाइस, खनिज रह जाते हैं। जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से होता है, ठीक है ना, घुलन के कारण बाकी का अपवर्तन हो जाता है और उसका नहीं होता है जो खनिज होते हैं। देखिए जलोढ़ जमाव क्या होता है, हमने बताया था अभी। जलोढ़ जमाव वो होता है गाइस जिसमें कि इस प्रकार से बने हुए खनिज नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं और जमा होते हैं। ऐसे खनिज रेतीली घाटी की तली में पहाड़ियों के आधार पर पाए जाते हैं। ऐसे वो खनिज मिलते हैं गाइस जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होकर, उदाहरण के लिए जैसे सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनियम। मतलब कि जैसे कि कोई नदी बह रही है और नदी के बह रही है गाइस तो यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बह के आ जाते हैं खनिज के रूप में, और जहाँ पे मिट्टी का गाइस जमाव हो जाता है, यहाँ से जल निकल रहा था तो यहाँ पे मिट्टी का जमाव हो जाता है तो यहाँ पे कुछ पदार्थ है जो कि खनिज पदार्थ रुक जाते हैं, मिलते हैं इस जमाव में, ठीक है ना। और गैस तो यहाँ पे और बाकी खनिज होंगे तो उसका तो खराब हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे खनिज मिलते हैं जिनका गैस अपरदन खराब नहीं होते हैं, जैसे कि पानी में खराब नहीं होते, जो जैसे सोना है, चांदी है, टिन है, प्लेटिनियम है, इस क्या है पानी में खराब नहीं होते हैं।
ये महासागर के जल में हमने बताया था। तो महासागर के जल में समुद्र में पाए जाने वाले ज़्यादातर खनिज इतने गैस विरल होते हैं कि आर्थिक महत्व के तो नहीं होते हैं, लेकिन समुद्र के जल में साधारणतः जैसे नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन, इनको निकाला जा सकता है। मतलब समुद्र में बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं, लेकिन क्या है उनको इतने दूर दूर होते हैं गैस कि इनको निकाल पाना अपन आर्थिक महत्व से ठीक नहीं होता है। मतलब धन तो खर्चा ज़्यादा होता है और मिलता जितना है तो है ही है ना, क्योंकि वो बहुत विरल होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो निकालने में खर्चा ज़्यादा आएगा, और जब खर्चा ज़्यादा आएगा और फ़ायदा कम होगा तो ऐसे में उनको कौन निकालेगा। लेकिन जो साधारणतः रूप से निकाले जाते हैं जैसे कि नमक है, मैग्नीशियम है और ब्रोमीन है, ठीक है ना, इनको आसानी से निकाला जा सकता है, बनाया जाता है नमक को, है ना। सो गाइस, अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि खनिज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से खनिज देखा था? पहला हमने देखा था गाइस कुछ धात्विक खनिज होते हैं, कुछ अधात्विक खनिज होते हैं। तो अभी हम सभी के बारे में एक एक से पढ़ेंगे। देखिए धात्विक खनिज में कौन कौन से देखा था हमने, जैसे लोहा है ना, लोहा, मैग्नीज, निकल। धात्विक खनिज में हमने दो देखा था, एक गाइस लौह देखा था, लौह खनिज, और एक अलौह खनिज। तो अभी हम लौह खनिज के बारे में बात करेंगे, फिर अलौह खनिज के बारे में बात करेंगे, और फिर क्या ऊर्जा संसाधनों और नहीं अधात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं गाइस धात्विक खनिज जो हमने बोला, धात्विक खनिज में पहला जैसे लौह अयस्क है। क्या है गाइस? लौह अयस्क। जैसे कि हम देखते हैं लौह अयस्क किसे कहते हैं, तो गाइस वो होते हैं, देखिए लौह अयस्क किसे कहते हैं, लौह खनिज में हम डिफरेंस बता दें। अयस्क वो होते हैं गाइस जो खनन के तुरंत बाद, जैसे भी जो धरती के तुरंत बाद उनका निष्कर्षण नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता है। जैसे हमने खुदाई की और तुरंत लोहा यदि निकाल लिया, लोहे निकला पृथ्वी पर, उसको हम लौह अयस्क कहेंगे। और गैस यदि हमने इसी लोहे को फिर ले जाकर के कहाँ डालते हैं गैस, भट्टी में डालते हैं, क्योंकि ये हमें इस प्रकार से मिलता है। तो बताइए ये कोई रूप है लोहे का? नहीं है ना। तो इसको यदि हम कोई भी रूप में हम डाल सकते हैं, कोई भी संरचना बना सकते हैं उसकी, तो इस लोहे को क्या करेंगे, इस लौह अयस्क को क्या करेंगे, भट्टी में डालेंगे, तब ये लोहा बनेगा। कोई भी चीज़ भट्टी में इसको पिघला करके उसका निश्चित रूप देंगे, ठीक है ना, तो लौह खनिज हो जाएगा। तो अभी क्या है गाइस, जो तुरंत निकाला जाता है उसको हम अयस्क बोलते हैं, ठीक है ना। जो तुरंत खनन के उपरांत पृथ्वी से निकाला गया पदार्थ, बहुमूल्य पदार्थ को ही हम अयस्क कहते हैं। तो लौह अयस्क के बारे में बात करते हैं। देखिए इस प्रकार ये पृथ्वी में पाया जाता है, और इस प्रकार कहीं ना कहीं अलग अलग रूप रंग में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। तो देखिए लोहे के भी 2-3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में देखते हैं। तो लोहे के हम देखेंगे तो 2 प्रकार होते हैं। एक हमने पढ़ेंगे कई सेशन में मैग्नेटाइट, जिसमें जो गैस उच्च प्रकृति का लोहा है, मतलब मैग्नेटाइट, इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और एक कम क्वालिटी वाला लोहा होता है जैसे हेमेटाइट, इसमें 50 से 60% लोहा पाया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैग्नेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है, तो मतलब मैग्नेटाइट वाला उच्च क्वालिटी का लोहा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इस वाले लोहे में हम देखेंगे मैग्नेटाइट में 70% से ज़्यादा लोहा पाया जाता है, और चुंबकीय गुण के कारण यह लोहा गैस विद्युत के लिए अच्छा माना जाता है। मतलब इसमें गैस लोहे की मात्रा ज़्यादा है, और लोहे की मात्रा ज़्यादा है गैस, तो इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसीलिए गैस विद्युत के उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है मैग्नेटाइट। अब दूसरा पढ़ते हैं हेमेटाइट। देखिए हेमेटाइट को हमने वहीं बता दिया है कि यह इसमें 50 से 60 पाया जाता है लोहा, और उसमें 70% पाया जाता था, ठीक है ना। इसे गैस मुख्य औद्योगिक अयस्क के रूप में माना जाता है, मतलब उद्योगों में इसका काम में लिया जाता है। उसका काम क्या में लिया जाता है, ज़्यादातर बिजली में लिया जाता है, विद्युत उद्योगों में लिया जाता है। देखिए लोहे के बारे में देखते हैं हम कि लोहा गैस सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, सबसे कम कहाँ पाया जाता है, हम ये भी देखेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा यदि लोहे की बात करें तो हमारा ओडिशा में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। कितना गाइस, 52% लोहा उड़ीसा में पाया जाता है ओनली। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, फिर दूसरा नंबर आता है गाइस छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कितना पाया जाता है, तो गाइस 16% पाया जाता है। मतलब आधे से ज़्यादा लोहा तो कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। बाकी सोचिए ना आप, इतना हिस्सा है ग्राफ में, ये ज़्यादा है कि नहीं है, आधा है समथिंग पे 52 है। और फिर दूसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, तीसरा नंबर आता है कर्नाटक का जो कि 14% है, फिर झारखंड का आता है जो कि 11% है, ठीक है ना।
सो गाइस अभी हमने अयस्क देखा था कि वो किस वाली चट्टानों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं गाइस कि लोहा कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पे पाया जाता है। तो हमने अभी देखा कि उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब सबके बारे में गाइस कौन कौन से बेल्ट में कहाँ की चट्टानों में पाया जाता है, हम उनके बारे में, वहाँ कौन सी खान है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि उड़ीसा में हमने बताया कि सबसे ज़्यादा 52% लोहा पाया जाता है, तो उड़ीसा और झारखंड के बेल्ट में, ठीक है ना। उड़ीसा में कौन सी कहाँ पे खदान है गाइस इसकी, तो उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझर में। बादाम पहाड़ी है, बादाम पहाड़ की खान है मयूरभंज में और हाई ग्रेड में। यहाँ पे कौन सा लोहा पाया जाता है, क्या मैग्नेटाइट पाया जाता है कि हेमेटाइट, तो गाइस इसमें हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए झारखंड की सिंहभूमि में, झारखंड की सिंहभूमि के जिले के गुआ और नोआमुंडी में की खान में हेमेटाइट नामक अयस्क पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड की सिंहभूमि के मुंडी और हेमेटाइट प्रकार का अयस्क पाया जाता है। इतना तो आप याद रख सकते हैं ना। अब इसके बाद देखिए दुर्ग और बस्तर बेल्ट, ये दूसरा बेल्ट है गाइस, दुर्ग और बस्तर, जहाँ पे लोहा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है गाइस, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो अभी हमने देखा अभी तो गाइस हमारे ये सभी अयस्क हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। देखिए क्योंकि हमने देखा यहाँ पे उड़ीसा होता है और यहाँ पे होता है गाइस छत्तीसगढ़ बगल में लगा हुआ, ये वाला मध्य प्रदेश के बगल में लगा हुआ, इसके बाद ये वाला एरिया होता है महाराष्ट्र का। तो यहाँ पे पाया जाता है गाइस लोहा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हाँ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के कहाँ पे गाइस, बस्तर जिले में। ये तो गाइस खनिजों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। जिले की बैलाडिला में पहाड़ियों में हाई ग्रेड में, यहाँ पे सभी जगह हमने देखा, 3 जगह देखा हेमेटाइट अयस्क मिलता है। उड़ीसा में देखा, महाराष्ट्र में देखा और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हेमेटाइट अयस्क देखा। अब देखते हैं गाइस, देखिए विशाखापत्तनम के बंदरगाह और दक्षिण कोरिया तक का निर्यात किया जाता है। जो विशाखापत्तनम अब कहाँ है गाइस, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम, दक्षिण में आंध्र प्रदेश पड़ता है, आप इतना तो जानते ही होंगे मैप में। तो देखिए दक्षिण के आंध्र प्रदेश में, दक्षिण के में गाइस आंध्र प्रदेश में यहाँ पे पड़ता है हमारा यहाँ पे पड़ता है गाइस हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ये एरिया। और इसके नीचे का पड़ता है क्या, छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसके यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो विशाखापत्तनम का बंदरगाह है, तो वहाँ का जापान और दक्षिण कोरिया के तक निर्यात होता है हेमेटाइट वाले लोहे का, ठीक है ना। यहाँ से निर्यात किया जाता है, जापान के लिए लोहा जाता है। इसके बाद देखिए बेल्लरी की चित्रदुर्ग और चिकमगलूर बेल्ट, ये कहाँ पे है गाइस, ये हमारे कर्नाटक में है, ये भी दक्षिण में है। तो हमने कहा दक्षिण में कहाँ पे गाइस, कुद्रेमुखी खान में। कहाँ पे है गाइस, कुद्रेमुखी खान में है। यहाँ का निर्यात के लिए गाइस उत्पादन करती है कुद्रेमुखी खान। दक्षिण में कौन सी खान है, कुद्रेमुखी। उड़ीसा में कौन सी देखी थी हमने, केंदुझर देखी थी और एक और देखी थी, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट कहाँ पे है, इस बेल्ट में गोवा राज्य और महाराष्ट्र का गाइस रत्नागिरी जिला में आता है। कहाँ पे गाइस, यहाँ पे गोवा और महाराष्ट्र। हम देखते हैं कि हमारे दक्षिण में यहाँ पे गाइस महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे गोवा लगा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा गुजरात वगैरह है, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर है और यहाँ से लेकर के ये पूर्वी इलाका है और फिर ये आ जाता हमारा दक्षिण एरिया। तो यहाँ पे पाई जाती है ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, रत्नागिरी में पाया जाता है यहाँ पे लोहा। अब देखते हैं गाइस दूसरा जो हमने लोहा अयस्क में हमने देखा था, पहला तो लोहा देखा हमने। अब देखते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज में भी गाइस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। मैग्नीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्टील, फेरामैग्नीज अयस्क के निर्माण में होता है। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयों और पेंट बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना, मैग्नीज का। अब मैग्नीज अभी हमने लोहा का देखा था, तो सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता था, उड़ीसा में। लेकिन गाइस मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, देखिए माँ से मैग्नीज और माँ से मध्य प्रदेश,
कहाँ पे पाया जाता है गाइस? तो हमारा 27% पाया जाता है मध्य प्रदेश में क्या? मैग्नीज पाया जाता है। आपको याद रखने के लिए हमने माँ से मध्य प्रदेश और माँ से मैग्नीज, ठीक है ना। तो 27% पाया जाता है हमारा मध्य प्रदेश में, और 25 मतलब 25% गाइस महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाया जाता है, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। देखिए यदि हम मैप बनाएं तो हमारे मैप में देखिए, यदि हम मैप बनाते हैं गाइस तो हमारे मैप में हम देखते हैं कि ये वाला, ये तो ऊपरी का इलाका है, फिर बाद में ये देखिए ये वाला इलाका। तो हम देख रहे हैं गाइस हमारा मध्य प्रदेश कुछ यहाँ पे पड़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 27% पाया जाता है हमारा क्या? मैग्नीज। इसके बाद यदि महाराष्ट्र की बात करें तो इसके जस्ट बगल में महाराष्ट्र में 25% में पाया जाता है, ठीक है ना। ये वाला इलाका देखिए, ये वाला इलाका है ना, ये महाराष्ट्र, सॉरी ज़्यादा हो गया, ये यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे केरल है ना। तो देखिए यहाँ पे भी 25% लोहा पाया जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे होता है हमारा उड़ीसा, उड़ीसा में भी 25%, मतलब बीच में मध्य प्रदेश, इसलिए 27%, और अगल बगल कौन से हैं इसके नीचे हम देखें तो 25% जहाँ पे क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। इसके बाद कर्नाटक में 11% पाया जाता है, तो कर्नाटक हमारा यहीं पे आता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है केरल, तो कर्नाटक में 11% लोहा पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखते हैं कर्नाटक के जस्ट बगल में, मतलब कि हमारे यहाँ पे कर्नाटक, तो यहाँ पे हमारा आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। वहाँ पे 10% मैग्नीज की उपलब्धता पाई जाती है। अब देखिए गाइस, सो गाइस अभी हमने क्या देखा? लौह खनिज के बारे में देखा। अभी हमने धात्विक खनिज देखा गाइस, हमने देखा खनिज। खनिज को हमने देखा गाइस 2 प्रकार से बांटा, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज में हमने देखा गाइस एक होता है लौह खनिज और एक अलोह खनिज। तो हमने लौह खनिज के बारे में देख लिया, जिसमें लोहा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, तो हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अलोह खनिज के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं अलोह खनिज के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे गाइस तांबा। तांबा में गाइस लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। देखिए इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉन और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो गाइस तांबे का उपयोग किस में किया जाता है? बिजली का तार बनाने में। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं गाइस तांबा में तन्यता का गुण ज़्यादा पाया जाता है। तन्यता मतलब कि गाइस कितना भी ज़्यादातर खींच लेंगे हम तो गाइस वो टूटता नहीं है, खिंचता जाता है, पतला होता जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए गाइस बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तथा रासायनिक उद्योगों में। इसके बाद देखिए ये तांबा कहाँ पाया जाता है? तो गाइस ये भी हमारे मध्य प्रदेश के में ज़्यादा पाया जाता है। पहले नंबर में आता है मध्य प्रदेश, क्योंकि हमने देखा था अभी मैग्नीज में भी देखा हमने कहाँ पाया जाता है मैग्नीज ज़्यादा, तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा में 25% और मध्य प्रदेश में 27%। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में हम बात करें तांबे की तो तांबा पाया जाता है बालाघाट की खानों में। बालाघाट कहाँ है गाइस? हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब कि जबलपुर के नीचे, ठीक है ना। देखिए ये भारत के 52% गाइस तांबा पाया जाता है। अभी हमने देखा था गाइस अभी 27% पाया जाता था मैग्नीज, और उड़ीसा में 52% पाया जाता है लोहा, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में 52% ही मात्रा ही कहाँ पाई जाती है? तांबा पाया जाता है। दूसरा स्थान आता है गाइस राजस्थान का। तो राजस्थान में ये देखें तो राजस्थान में कितने परसेंट पाया जाता है? 58% पाया जाता है। शेयर के साथ गाइस ये इसका बड़ा उत्पादक है, मतलब ये दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, पहला है मध्य प्रदेश। तांबा और मैग्नीज पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए। तांबे के उत्पादन के लिए गाइस झारखंड में भी तांबा पाया जाता है। देखिए पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, ठीक है ना। तो झारखंड में कहाँ गाइस? झारखंड में है शिवभूमि जिले में तांबा की मात्रा मिलती है। यदि हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बालाघाट जिले में, बालाघाट में। सो गाइस अब हम देखेंगे बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट का अभी हमने अलोह तत्व के एक हमने देखा गाइस किसका? तांबा का देखा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। और गाइस अब देखते हैं बॉक्साइट के लिए। तो देखिए बॉक्साइट की कुछ खान देखते हैं हम, कुछ इमेज मिली थी हमको तो हमने डाल दी है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ निकाला जाता है बॉक्साइट, मतलब एल्यूमिनियम अयस्क निकाला जाता है, उसी को हम बॉक्साइट कहते हैं। देखिए एल्यूमिनियम के अयस्क को ही बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके मुख्य भंडार की बात करें तो ये हमारे
मुख्य भंडार इसका अमरकंटक के पठार में है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? वो भी मध्य प्रदेश में। मैकल की पहाड़ी और बिलासपुर के कटनी पठारी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और यदि हम सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन की बात करें तो वो होता है गैस हमारे उड़ीसा में होता है। 45% बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है उड़ीसा में। वहाँ पे कौन सी खदान है गैस? पंचपतमाली। कौन सी? पंचपतमाली और कोरापुट नामक जिले में है, ठीक है ना। उड़ीसा में 45% बॉक्साइट का उत्पादन होता है, जो कि पंचपतमाली और कोरापुट जिले में स्थित है। तो देखिए अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि कहाँ पे सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। तो अभी हमने बताया जो बॉक्साइट का उत्पादन है वो उड़ीसा में है। फिर बाद में यदि हम बात करें दूसरे नंबर की तो वो होता है हमारा गुजरात, वो आता है नंबर गुजरात का। तो देखिए बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यदि हम मैप बनाने की कोशिश करें गैस तो मैप में हम देखें तो देखिए हमारा बॉक्साइट है जो, तो वो हमारे भारत में गैस, तो देखिए ये रहा हमारा मैप। गैस क्लियरली रूप से मैप तो नहीं बनता है मैप का डायग्राम, लेकिन हाँ प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए हमारा उड़ीसा हमारा यहाँ पड़ता है और गुजरात गैस यहाँ पड़ता है। तो देखिए ये किनारे किनारे पाया जाता है। साइड दे दो हमको, किनारा दे दो हमको, जाना है। तो आप देखिए इस छोटी सी ट्रिक से आप थोड़ी सा हिंट है जिससे कि आप याद रख सकें। तो है किनारे में मतलब उड़ीसा में, देखिए उड़ीसा और गुजरात, ठीक है ना। तो हमारे प्रायद्वीपीय एरिया मतलब कि ये इस साइड का और इस साइड में पानी पानी है, इसलिए प्रायद्वीप कहा जाता है इसको। तीनों साइड से हमारा जल से घिरा हुआ एरिया है, इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके गए इस किनारे में मतलब देखिए उड़ीसा में और गुजरात में पाया जाता है सर्वाधिक बॉक्साइट। यदि सबसे ज़्यादा की बात करें तो हमारे पूरब साइड उड़ीसा में पाया जाता है। देखिए सो गाइस अब हम देखते हैं तीसरे अलौह तत्व की। अभी हमने पहले देखा तांबा जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बॉक्साइट देखा जो कि उड़ीसा गुजरात में पाया जाता है। अब बात करते हैं अलौह तत्व, तीसरे अलौह तत्व अभ्रक की बात करते हैं। देखिए अभ्रक प्लेटों तथा पत्रण क्रम में पाया जाता है, जो कि चादर और बिपटन में आसानी से हो सकता है। अभ्रक का उपयोग मतलब कि गए से प्लेटों और पत्रण के रूप में पाया जाता है, मतलब पतली पतली इसकी परत हम बना सकते हैं, एक चादर के रूप में इसको बना सकते हैं। अभ्रक को ये टूटता नहीं है, ठीक है ना। अभ्रक के भंडार की बात करें तो गए से हमारे छोटा नागपुर में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हम 3 पॉइंट लिखेंगे और अपना आंसर यदि आ जाता है क्वेश्चन अभ्रक उत्पादन के बारे में लिखिए। तो गए से प्लेटों तथा पत्रण के क्रम में पाया जाता है। इसको चादरों का विपटन आसानी से किया जा सकता है। पहला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। झारखंड के कोडरमा में हजारीबाग में पाया जाता है। पहला अभ्रक का भंडार की बात करें तो छोटा नागपुर, दूसरा कहाँ पाया जाता है तो झारखंड में कोडरमा और हजारीबाग में, इतनी सी बात है। इसके बाद देखिए ये राजस्थान में, झारखंड, राजस्थान और छोटा नागपुर पठार। राजस्थान की बात करें तो वो है हमारा अजमेर। कहाँ है? अजमेर और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अजमेर आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? जैसे गैस हमने देखा कि राजस्थान में अजमेर में पाया जाता है, उसी प्रकार गैस आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में पाया जाता है हमारा अभ्रक, ठीक है ना। तो सर्वाधिक अभ्रक की बात करें तो कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में, झारखंड कोडरमा, ठीक है ना, हजारीबाग बेल्ट। इसी प्रकार हमने तीन देख लिए। हमने तांबा देखा गैस, तांबा के बाद बॉक्साइट देखा, बॉक्साइट के बाद झारखंड देखा। तांबा को हमने मध्य प्रदेश में देखा था सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद बॉक्साइट देखा जो कि उड़ीसा में पाया जाता है सर्वाधिक। इसके बाद हमने अभ्रक देखा जो कि झारखंड में पाया जाता है, ठीक है ना। और उत्पादन भंडारण की बात करें तो छोटा नागपुर के। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख खनिज पदार्थ कहाँ पे ज़्यादातर खनिज पाए जाते हैं। तो वो होता है हमारा गैस दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर खनिज देखने को हमें मिलते हैं। तो देखिए हम देखते हैं एक एक से सभी खनिजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लौह का सिंबल आप यहाँ पे जो आप बना हुआ है, ये लौह अयस्क का क्षेत्र कहाँ पे है? तो देखिए ये है, ये हमारा चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख की पहाड़ी है ना, मंगलूर,
हाँ, तो चिकमंगलूर और तुमकुरू इस वाले क्षेत्र में, मतलब कि ये गाइस कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। यहाँ पे गाइस लोहे के बहुत सारे अयस्क और खानें लगी हुई हैं। ये लाल कलर का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें तो गोवा में की बात करें तो गोवा में भी एक खान है मार्मा गाँव, गोवा में, ठीक है ना। मार्मा गाँव एक खान है किसकी गाइस, लौह अयस्क की खान है। और ये रत्नागिरी कहाँ पे पड़ती है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है ना। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये हमारा गाइस ये दुर्गपुर में, देखिए दुर्गपुर महाराष्ट्र और ये इसका एरिया साथ में मिल रहा है। मतलब कि देखिए ये दुर्गपुर में है, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में ये खान लगी हुई है लौह अयस्क की। एक है गाइस इसमें देखिए ये महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र का एरिया में है, ये चंद्रपुर की खान है ना। और ये है गाइस देखिए ये वाली खान, ये वाली कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, बैलाडेला कहाँ पे पड़ता है, तेलंगाना के पास पड़ता है, ठीक है ना। मतलब कि ये पास में है, हाँ उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के पास में ये 3 खदानें ये पास में लगी हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए ये रहा एरिया अपना, देखिए उड़ीसा और झारखंड का एरिया। देखिए आप देख सकते हैं इसमें, इसकी जो गुआ है, गुआ कहाँ पे है, देखिए आप ये वाला झारखंड के एरिया के पास में दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए ये वाली जो केंदुझर और मयूरभंज ये कहाँ पे हैं गाइस, उड़ीसा में ये खान बताए गए हैं। इसके बाद देखिए यही खान हमें ज़्यादातर 4 स्थान पे ज़्यादा दिखाई देती हैं, ये उड़ीसा और झारखंड वाले एरिया में। एक हमने दूसरी हमने ये क्या है गाइस, एक प्रकार से यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये जौन प्रकार के माने जाते हैं। चंद्रदुर्ग वाले कुद्रेमुख महाराष्ट्र में, मार्मा गोवा और रत्नागिरी मार्मा गोवा में और रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अब हम देखते हैं गाइस लौह अयस्क मैग्नीज के बारे में देखते हैं। देखिए मैग्नीज का सिंबल कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, सॉरी मध्य प्रदेश में बालाघाट के पास पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीज का ये वाला क्षेत्र, ये हमारा मध्य प्रदेश का सिंबल है, आपको दिखाई दे रहा है कौन सा है गाइस, ये वाला क्षेत्र, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है ना। ये रहा हमारा बालाघाट। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीज के आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये नागपुर, छोटा नागपुर है जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखिए मैग्नीज पाया जाता है, बालाघाट में पाया जाता है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के यहाँ पे में। इसके बाद आप देख सकते हैं और कहाँ पाया जाता है हमारा मैग्नीज देखिए एक ये है शिवमोग में पाया जाता है, और ये केंदुझर में पाया जाता है, ठीक है ना। ये रहा हमारे उड़ीसा के केंदुझर में पाया जाता है। तो हमारा कौन कौन एरिया आ गया, मध्य प्रदेश के बाद देखिए ये है उड़ीसा के बाद आप देख सकते हैं कर्नाटक के पास भी, गोवा में देखिए ये वाला पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट को हमने भी बताया था, देखिए बॉक्साइट ये है सिंबल बॉक्साइट का। सो गाइस बॉक्साइट में हम देखें तो देखिए कटनी में हमारे बॉक्साइट की कुछ हमें मिलेगा। इसके बाद देखिए अमरकंटक के पास भी बॉक्साइट मिलता है। और इसके बाद कहाँ पाया जाता है हमारे, ये रहा हमारा 2 स्थान कहाँ, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में ये है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में के पास में पाया जाता है। इसके बाद देखिए मैकल की पहाड़ी में, और इसके बाद कारापुट में बॉक्साइट पाया जाता है, जो कि ये क्षेत्र उड़ीसा का है, ठीक है ना। गाइस यदि हम मैप से देखते हैं तो आपको मैप भी जल्दी इजी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम मैप में बताना भी चाहते हैं, और किसी भी चीज़ को प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बताएंगे तो वो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अभ्रक के बारे में देखते हैं। तो अभ्रक हमने पढ़ा था। सो गाइस अभ्रक में हमने पढ़ा था कि कहाँ पे, एक तो झारखंड और ये कहाँ है, बिहार वाला इलाका है। देखिए ये बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो गया जो कि बिहार की राजधानी, हाँ बिहार में पाया जाता है गया वाला स्थान। देखिए यहाँ पे पाया जाता है हजारीबाग कहाँ पे है, देखिए ये झारखंड वाला इलाका लग गया है, आई होप है ना। तो यहाँ पे पाया जाता है। और इसके बाद देखिए ये हमारा अजमेर और बैबर, मतलब कि राजस्थान वाला क्षेत्र है, अजमेर और बैबर, यहाँ पे पाया जाता है हमारा अयस्क। इसके बाद नेल्लोर कहाँ पे पाया जाता है, ये है गाइस हमारा आंध्र प्रदेश में भी अयस्क पाया जाता है। तो ये 3-4 क्षेत्र हैं जिसको हमने देखा। कहाँ देखा हमने, 3 क्षेत्र देखा अयस्क का, एक हम 4 क्षेत्र, मतलब कि देखिए एक देखा हमने बिहार,
झारखंड, अजमेर, ये राजस्थान और ये आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने सारे अयस्क के बारे में, लौह अयस्क के बारे में पढ़ लिया है। ये मैप के पठार में पाया जाता है। गाइस अब हम देखते हैं, हमने लौह धात्विक पदार्थ हमने पढ़ लिए हैं। धात्विक पदार्थ में हमने कौन देखे? धात्विक पदार्थ में गाइस लौह और अलोह दोनों की बात कर ली है हमने। अब देखते हैं गाइस जो खनन कार्य से क्या दुष्परिणाम हैं। हमें खनन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं हम। खनन कार्य में आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई देता है। तो देखिए गाइस खनन कार्य में जो खनिज तत्व निकाले जाते हैं तो इस प्रकार का प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? जहाँ पे जो भी काम करेंगे गाइस, जो ये मान लीजिए आपका कोई चूना पत्थर वाली खनन में कार्य कर रहा है तो वहाँ पे चूना उड़ करके उसके सांस के थ्रू कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में जम जाएगा। तो ऐसे में लोगों को इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियों को सामने आती हैं गाइस, उनको झेलना पड़ता है। श्रमिक लोगों को इस प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनको इस प्रकार की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। ठीक है ना? तो देख सकते हैं आप इस डायग्राम से। अब देखते हैं अपन, एक बार पढ़ लेते हैं अपन को। देखिए खानों में काम करने वाले मजदूरों, खनकों को खानों में हमेशा का इस खान की छत गिरने, पानी भरने और आग लगने का खतरा बना रहता है। मान लीजिए गैस कि आप कहाँ मिट्टी तेल वाले खनन में कार्य कर रहे हैं, पेट्रोल वाले खनन में कार्य कर रहे हैं, तो सोचिए वहाँ फिर खतरा रहेगा आग लगने का कि नहीं लगेगा। आप कोयले वाली खान में कार्य कर रहे हैं गैस, और वहाँ पे यदि गैस एंथ्रेसाइट कोयला है, मतलब कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, सोचिए तो वो बहुत जल्दी जलेगा, और जलेगा गैस तो आग लगने का डर रहेगा। पानी भरने का डर रहता है, और गैस सब सोचिए ये तो अभी उसका खनन वाली जगह का खतरा था। अब देखिए खनन के आसपास के इलाकों में भी गैस धूल भरी समस्या होती है। खनन से निकलने वाली स्लरी से सड़कों और खेतों को नुकसान पहुंचता है गैस, वहाँ आसपास ज़्यादातर पेड़ पौधे भी नहीं हो पाते हैं अच्छे से। खनिकों को सांस लेने की बीमारी, हमेशा उनको इसका खतरा गैस अधिक रहता है, सांस लेने वाली बीमारी का। अब देखिए गैस खनिजों के संरक्षण की बात करते हैं। गैस पढ़ते हैं खनिजों का संरक्षण। तो आप ही सोचिए गैस खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो सोचिए गैस खनिज हमारे लिए जो बहुमूल्य पदार्थ हैं, जो हमारे विकास के लिए गैस एक प्रकार से उत्तरदायी माने जाते हैं। लोहे की कोई भी चीज़ सोचिए गैस, एक छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी इमारत हो, बिल्डिंग हो, उद्योग हो, उनके बिना क्या चल पाएंगे? लोहे बिना। एक छोटी सी सुई के अलावा गैस घर में ही कितना लोहा लगाया जाता है, आप ही सोच सकते हैं आपके घर में कितनी चीज़ें हैं। तांबा की चीज़ें देखे होंगे जो बिजली के तार में उपयोग किया जाता है। ये गैस एक प्रकार से विकास के लिए उत्तरदायी है, और गैस ये पर्याप्त इतना नहीं है कि हम चाहे जब जितना चाहे जितना निकाल सकें, लगा सकें। ये गैस ये कोई नवीनीकरण संसाधन नहीं है, इनका हम फिर से गैस निर्माण नहीं कर सकते लोहे का। तो गैस इनके लिए इनका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। आप ही सोचिए गैस एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इनका संरक्षण करना ज़रूरी है कि नहीं है? इनको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं फिर से बनने में। तो गैस हम देखते हैं खनिजों के संरक्षण। तो देखिए खनिजों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए खनिज गैस अनवीनीकरण योग्य संसाधन की श्रेणी में आता है। मतलब इनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अनवीनीकरण कहते हैं। ठीक है ना? इसे तेजी गति से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तुलना में खनिजों का पुनर्भरण की प्रक्रिया गैस अत्यंत धीमी है। मतलब कि जितना गैस हम इसका उपयोग कर रहे हैं, क्या उतना पुनर्भरण हो रहा है? आप ही सोचिए। तो उसकी प्रक्रिया तो धीमी है, जितना हम गैस उपयोग कर रहे हैं उसकी बहुत कम अपेक्षा में गैस इसका पुनर्भरण होता है। इसलिए खनिजों का संरक्षण गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गैस अभी हमने क्या पढ़ा, देखा हमने गैस, आप बताइए। एक हमने देखा खनिज जो कि प्रकृति में समरूप रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण कर सकते हैं, एक निश्चित गहराई पर पाए जाते हैं, उनको खनिज कहते हैं, और खनन के द्वारा उनको निकाला जाता है। ठीक है ना? तो गैस देखिए हमने खनिज देखा। खनिज को हमने दो प्रकार में बांटा। एक देखा हमने कौन सा, धात्विक खनिज, और एक देखा अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज में हमने देखा था कुछ अलोह खनिज, कुछ लौह खनिज। तो लौह खनिज में हमने देखा जैसे मैग्नीज है, लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है। ठीक है ना? इसके बाद देखिए अलोह खनिज में क्या देखा हमने, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक। इन 3 खनिजों के बारे में डिटेल से हमने बात की, कौन कहाँ कैसे पाए जाते हैं। और गैस हमने और क्या देखा इसके बारे में, और हमने धात्विक खनिज के बारे में भी बात की गई, अधात्विक खनिज के बारे में, है ना?
तो गईस हमने आध्यात्मिक खनिज में तांबा देखा, तांबा के बाद हमने देखा गईस अयस्क देखे, ठीक है ना, बॉक्साइट वगैरह ये होते हैं अयस्क खनिज। अब संरक्षण देखा, खनन के दुष्परिणाम क्या है वो भी देखा, खनिज गईस कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी चट्टानों में, आग्नेय, रूपांतरित, जमादी, महासागरों के जल में, अवसादी चट्टानों में, ये भी पढ़ा हमने। अब इसके बाद देखते हैं गाइस, अभी हमने एक और प्रकार देखा था खनिजों में ऊर्जा के संसाधन के बारे में बात की थी। तो ऊर्जा के संसाधन के बारे में गाइस अब हम पढ़ते हैं। तो गाइस ऊर्जा के संसाधन की बात करें तो गाइस ये दो प्रकार से पाया जाता है। एक होता है गाइस परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। मतलब कि कुछ जो कि परंपरा में लिए जाते हैं उनको परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहते हैं, और कुछ गाइस अभी परंपरा में नहीं आए हैं उनको, लेकिन गाइस कहीं कहीं इसका उपयोग होता है, मतलब गैर परंपरागत। तो परंपरागत में कौन कौन आते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है ना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हैं, ये किस में आते हैं, परंपरागत में। इसके बाद जैसे गाइस जल विद्युत बनाना, ताप विद्युत बनाना, सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, ये क्या है, गैर परंपरागत, अभी यूज में नहीं आए हैं, ज़्यादातर लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, पर इनका उपयोग किया जा सकता है गाइस। तो गाइस देखिए ये वाले संसाधन जो होते हैं ये सब नवीनीकृत होते हैं, अनवीनीकृत होते हैं, और ये गैस जो गैर परंपरागत हैं ये क्या है, इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ये गैस नवीनीकृत संसाधन। सो गैस अब देखते हैं हम परंपरागत स्रोत ऊर्जा के संसाधन। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो गैस कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला के बारे में, और गैर परंपरागत क्या होते हैं गैस, तो गैर परंपरागत वो स्रोत होते हैं जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। अब गैस हम परंपरागत के एक एक से बारे में बात करेंगे, कोयला के बारे में, फिर पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस के बारे में देखेंगे। तो देखिए कोयला भी गैस 3 प्रकार से पाया जाता है। देखिए कोयले की बात करें तो कोयला देखिए हमारा कोयला है, एक होता है एंथ्रेसाइट कोयला, एक बिटुमिन कोयला, एक होता है लिग्नाइटेट, और एक गैस और होता है उसका प्रकार वो है पीट कोयला, ठीक है ना। तो देखिए एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसमें गैस कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, 98% तक होती है, 96 से थे। बिटुमिन की बात करें तो 76% से 86% तक कोयले की कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है ना। इसके बाद लिग्नाइटस आता है, वो तीसरे प्रकार का मतलब निम्न कोटि का आता है। इसके बाद और होता है पीट कोयला। तो इस एनसीईआरटी में जो हमारी 10th क्लास में दिया हुआ है इन तीनों कोयलों के बारे में डिटेल से बताया गया है, तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिग्नाइटस की बात की थी हमने, जो सबसे निम्न कोटि का होता है, इसमें 28 से 30% तक कार्बन की मात्रा होती है। तो गैस लिग्नाइटस जो कोयला होता है वो गैस बहुत मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम होता है, और इसका कलर भी गैस भूरा होता है, ठीक है ना। इसमें गैस अधिक नमी होती है, और लिग्नाइटस के मुख्य भंडार तमिलनाडु के नवेली में इस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में किया जाता है। तो तमिलनाडु के कहाँ पे गैस, नवेली नामक में, नवेली में इसके भंडार मिलते हैं जो कि बिजली के उत्पादन में किया जाता है। अब दूसरा प्रकार जिससे उच्च कोटि का है वो है बिटुमेन्स कोयला, ठीक है ना। बिटुमेन्स में हम देखें तो 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा होती है। देखिए जो कोयला होता है उच्च तापमान के कारण बना होता है और अधिक गहराई में दब गया होता है, इसीलिए इसे बिटुमेन कोयला कहते हैं। मतलब गैस इसमें उच्च तापमान में नमी थी गैस, इसमें उच्च तापमान और गहराई अधिक होती है उससे, ठीक है ना, इसके कारण इसको बिटुमेन कोयला भी कहते हैं। इसके बाद देखिए ये किस में उपयोग किया जाता है, तो वो हमने देखा था जो लिग्नाइटस होता है वो विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन ये लोहा उद्योगों के लिए गैस आदर्श माना जाता है। लोहा उद्योगों में भट्टियों में इसको डाल दिया जाता है, लोहा उद्योग की, जिससे कि लोहों को गैस पिघला करके एक निश्चित संरचना दी जा सके। इसके बाद देखिए एंथ्रेसाइट कोयला, ये गैस उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें 94 से लेकर के 98 तक मतलब 94 से 98% तक गैस कार्बन की मात्रा होती है। यह सबसे अच्छा ग्रेड का सख्त कोयला होता है, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन से देखे गैस, हमने 3 देखे। इस आगे गई सबसे उच्च कोटि का एंथ्रेसाइड, फिर बिटुमेन्स, फिर लिग्नाइटस और फिर एक और होता है पीट कोयला, ठीक है ना।
तो देखिए कोयले की खान की बात करें तो कुछ इस प्रकार की कोयले की खान होती है। आप देख सकते हैं इस डायोग्राम में गाइस, यहाँ पे कोयले की खुदाई हो रही है। तो देखिए ये कोयला काला काला आपको दिखाई दे रहा है, उसकी खुदाई हो रही है। यहाँ पे कोयले का निर्माण गाइस, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कैसे गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, करोड़ों वर्ष के दबे हुए पौधों वनस्पतियों से इसका निर्माण हुआ है। किसका? कोयले का। देखिए कोयले निर्माण में गैस दो प्रकार की खानें होती हैं। तो गैस एक खान होती है, मतलब खान के प्रकार की बात करें तो एक गैस कुछ मतलब कि गोंडवाना होती है और एक होती है टर्सरी, ठीक है ना। तो गैस यदि हम देखें दोनों में तो ये गैस, इसका गोंडवाना का गैस बहुत करोड़ों वर्ष बाद इसका निर्माण होता है और यदि हम इसकी बात करें टर्सरी की तो ये जल्दी हो जाता है। मतलब कि देखिए इसका निर्माण गोंडवाना का 20 करोड़ वर्ष साल पहले हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैस ज़्यादा अच्छा कोयला पाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा, बहुत दिन से दबा हुआ है, गहराई पर पाया जाता है। और टर्सरी क्या होता है, टर्सरी में गैस 5 करोड़ साल पहले, ये 20 कहाँ वो 5, ठीक है ना। तो देखिए गोंडवाना की बात करें तो गोंडवाना कोयले में 20 साल पहले हुआ था। गोंडवाना कोयले का मुख्य स्रोत की बात करें तो दामोदर घाटी में बेल्ट में झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये गैस में कोयले की मुख्य खदानें हैं। इस वाले गोंडवाना कोयले की कौन कौन सी खदानें हैं हमने देखा, ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए दामोदर घाटी में, झरिया, रानीगंज, बोकारो, छत्तीसगढ़ का एरिया है और झारखंड का, ठीक है ना, कि मुख्य खदानें हैं। यहाँ पे नदी की बात करें तो गोदावरी जो कि हमारे महाराष्ट्र, महानदी, सोन नदी, वर्धा नदी, ठीक है ना, ये हमारे महाराष्ट्र में वर्धा नदी। सोन नदी की हम बात करें तो हमारे यहीं से निकलती है छत्तीसगढ़ साइड, हाँ, महानदी बिहार। और गैस टर्सरी कोयले की बात करें तो देखिए इसकी निक्षेप कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। और गोंडवाना में हमने देखा था 20 करोड़ पहले हुआ था और इनका 5 करोड़ साल पहले हुआ था। टर्सरी कोयले की बात करें तो ये पूर्वोत्तर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। मतलब हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है टर्सरी प्रकार का कोयला। और उसमें हमने देखा था जो दामोदर नदी, महानदी और झारिया, बोकारो और रानीगंज में हमने देखा था गोंडवाना कोयले को, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं गैस हमारा दूसरा स्रोत है ऊर्जा का, वो है गैस परंपरागत रूप से। पहला हमने कोयला देखा, जो कि कोयला हमने देखा 3 प्रकार के कोयले की बात की, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन और फिर सबसे नीचे क्वालिटी का लिग्नाइटस। और यदि और नीचे क्वालिटी का देखें तो पीट कोयला होता है, जो कि हमारे इसमें नहीं दिया है। बट देखिए पेट्रोलियम दूसरा उत्पादक है, ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पेट्रोलियम। अब गैस हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो गैस ये देखिए पेट्रोलियम भी नीचे खनन के द्वारा ही नीचे से निकाला जाता है, ठीक है ना, परतों के रूप में। देखिए कोयले के बाद ऊर्जा का संसाधन है भारत में, वो कि गैस ऊर्जा का मुख्य संसाधन है क्या, पेट्रोलियम। यह गैस कहाँ पे पाया जाता है तो हमने देखा 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं, कुछ होती है गोंडवाना हमने देखा था और कुछ टर्सरी चट्टानों में। तो टर्सरी चट्टानों में गैस अवनति और भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। तो पेट्रोल की बात कहाँ पाया जाता है, टर्सरी में। टर्सरी चट्टानों का निर्माण कब हुआ था, लगभग 5 करोड़ 5.5 करोड़ साल पहले, ठीक है ना। तो देखिए चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में, जहाँ पे चूना पत्थर होता है या फिर बलुआ पत्थर होता है, उनके सारंध्रों में परतों में तेल पाया जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे चूना पत्थर होता है और बलुआ पत्थर होता है, वहीं पे पेट्रोल का गैस तेल पाया जाता है। उनके सारंध्रों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, जो कि बाहर भी बह जाता है, लेकिन बीच बीच में स्थित आरंध्र, मतलब जहाँ बीच बीच में कोई रंध्र नहीं होते हैं, वहाँ परतों में तेल रिसने से गैस रुक जाता है। क्योंकि आप सोचिए जहाँ रंध्र ही रंध्र होंगे तो तेल तो नीचे रिस जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। तो कुछ परतों में आरंध्र होते हैं, वहाँ पे गैस तेल के रिसने से वो आरंध्र रोकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गैस सारंध्र और आरंध्र परतों के बीच बने फॉल्ट में भी पेट्रोलियम पाया जाता है, जो कि हल्की होने के कारण। और इसके बाद देखिए गैस जो होती है इनके ऊपर पाई जाती है, क्योंकि वो हल्की होने के कारण गैस सामान्यतः तेल के ऊपर पाई जाती हैं। तो गैस भारत का 63% कोयला मुंबई और हाई से निकाला जाता है। मतलब कि कहाँ से निकाला जाता है 63% कोयला, ज़्यादातर
तो मुंबई हाई से, ठीक है ना। और 18% गुजरात से। देखिए मुंबई के और गुजरात, महाराष्ट्र में मुंबई पड़ती है, गुजरात उसके ऊपर पड़ता है ना। तो 18% गुजरात में और 13% असम में पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम तेल। देखिए गुजरात का तेल क्षेत्र अंकलेश्वर में है। कहाँ पे है तेल क्षेत्र इसका, अंकलेश्वर है में है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक जो है तो वो है असम। असम का डिब्रूगढ़ आपने सुना ही होगा। असम के मुख्य तेल कुएं हैं डिगबोई और नहर काटिया, मोहन हुजरी जन, ठीक है ना। तो देखिए हम देखें तो हमारे भारत के इलाके में यदि हम बात करें तो गाइस ये वाला इलाका बताते हैं आपको, सॉरी तो देखिए हमारे असम में पाया जाता है। देखिए ये होता है हमारा क्या, ये होता है गाइस, ये हमारा गुजरात, ये है क्या है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का इलाका, ठीक है ना। ये वाला महाराष्ट्र का इलाका है और यहाँ होता है गाइस हमारा असम। तो यहाँ पे मेन क्षेत्रों में पाया जाता है हमारा क्या, पेट्रोलियम। असम देखिए महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अंकलेश्वर में और गाइस असम के डिगबोई में ज़्यादातर तेल का उत्पादन होता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए और हमने देखा था कि कहाँ, देखिए अब हम देखते हैं तीसरा ऊर्जा का संसाधन प्राकृतिक गैस के बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक गैस कहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए इस प्रकार कुछ निकाला जाता है प्राकृतिक गैसों को नीचे से, ठीक है ना। तो प्राकृतिक गैसें क्या होती हैं, यहाँ पे कुछ पानी भरा रहता है गैस, कहीं कहीं ज़मीन का तापमान बहुत ज़्यादा, नीचे हमने देखा था कि ज़मीन का तापमान गई जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पृथ्वी के तो वो बढ़ता जाता है, क्या होता है गैस, प्लस होता जाता है, बढ़ता जाता है नीचे जाने में। और कहीं कहीं गैस उथले में भी इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और गैस यहाँ पे यदि आसपास में जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ का स्थल का जल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वहाँ की चट्टानें बहुत गर्म हो जाती हैं और गैस किनारों से क्या होने लगता है, भाप बन जाता है, भाप के रूप में गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है जल। तो उसी को हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है, इसमें हम सब बताते हैं आपको। प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है ज़्यादातर, यह गैस अकेली भी होती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोल के पास भी पाई जाती है और कभी कभी अकेली भी होती है। इसका इस्तेमाल गैस ईंधन और कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। ईंधन के कच्चे माल के तौर पर किया जाता है किसका, प्राकृतिक गैस का उपयोग। जैसे कि गैस कुछ भी जलाने में, कुछ भी बनाने में अपन बनाते हैं उद्योगों में, या फिर कुछ भी जलाने में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर हम देखते हैं तो कृष्णा गोदावरी के बेसिन में। तो देखिए कृष्णा और गोदावरी की बात करें तो ये हमारे दक्षिण इलाके में ही पाई जाती हैं, मतलब कि हम बात करें तो महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है ना। तो ये पाई जाती हैं। कृष्णा और गोदावरी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं और हमने देखा था कि पेट्रोलियम में भी महाराष्ट्र, असम, गुजरात के बारे में देखा था। देखिए इसके बाद हम देखें तो प्राकृतिक ये गैस कहाँ पाई जाती है, खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई, अंडमान निकोबार में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हुए हैं। तो प्राकृतिक गैस के कहाँ कहाँ, देखिए खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई, अंडमान निकोबार में इसके अवशेष मिले हुए हैं। इसके बाद देखिए मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन पश्चिम और उत्तरी भारत के खाद्य उर्वरक औद्योगिक क्षेत्रों में 1700 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को जोड़ती है और प्राकृतिक गैस का मुख्य इस्तेमाल उर्वरक और बिजली उत्पादन में भी होता है। किसमें होता है, उर्वरक के रूप में और बिजली उत्पादन में होता है। और हम देखें तो एक गैस पाइपलाइन बनाई गई है, 1700 किलोमीटर की लंबी है, जो कि गैस हम देखें तो हजीरा विजयपुर से जगदीशपुर तक को जोड़ती है। मतलब कि हम देखें तो गुजरात से लेकर के जाती है गैस, ये हमारा ये वाला इलाका है ना, तो गुजरात से लेकर के, देखिए हम बता देते हैं आपको, तो यहाँ से जाती हुई गैस ही यहाँ हजीरापुर तक जोड़ती है। गुजरात से लेकर ये हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली के वगैरह में, ये सब यहाँ से जोड़ती है। ये पाइपलाइन लगी हुई है ईंधन की।
देखिए बिजली, अब बढ़ते हैं गैस विद्युत के उत्पादन में। सो गैस ये हमारा ऊर्जा का संसाधन का चौथा भाग मतलब विद्युत है, ठीक है ना। तो हमने देखा गैस प्राकृतिक कोयला देखा, कोयला के बाद क्या देखा गैस पेट्रोलियम देखा, पेट्रोलियम के बाद गैस प्राकृतिक गैसों को देखा। इसके बाद देखते हैं गैस बिजली के बारे में विद्युत, ये भी क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन करती है, ठीक है ना। तो देखिए ये विद्युत होती है, यहाँ पे बिजली लिख दिया हमने, यहाँ विद्युत लिखना था आपको, लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो विद्युत की बात करें तो गैस इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक होती है जल विद्युत और एक होती है ताप विद्युत। मतलब कि जो जल से बनाई जाती है उसको जल विद्युत बोलते हैं, जो ताप के द्वारा मतलब पेट्रोलियम और कोयला इनसे बनाई जाती है उनको ताप विद्युत बोलते हैं। तो एक एक से दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जल विद्युत के बारे में देखते हैं, ये जल विद्युत है, ठीक है ना। इस प्रकार गैस डैम को तो आपने देखा होगा, जहाँ से गैस बहुत सारा पानी वापस निकाला जाता है, या गैस वहाँ पर डैम में पानी इकट्ठा होता है और वहाँ से गैस पानी को वापस गिराया जाता है डैमों में या कहीं भी। तो उससे यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया जाता है, एक टरबाइन लगा दिया जाता है और उसके घूमने से फिर क्या होता है, वहाँ से बिजली का निर्माण होता है, ठीक है ना। और फिर इस जल का गैस जहाँ भी गिराया जाता है उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं हम। तो यह नवीनीकृत संसाधन है। क्या है गैस, इसका नवीनीकृत संसाधन है, इसका हम कितने भी बार यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इस प्रकार होता है, माना कि कहीं गैस कोई डैम है, देखिए यहाँ पे यहाँ कोई डैम है, इसके गैस इस साइड पानी भरा हुआ है, इस साइड पानी भरा हुआ है और यहाँ से पानी ये यहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है गैस, आप देख सकते हैं ये पानी यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये धार बह के आ रही हैं, आप देख रहे हैं ये आ रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ आ रही हैं और यहाँ से आकर के देखिए आप, ये बीच में क्या लगा हुआ है, टरबाइन लगा है और गैस ये घूमता है। इनके पानी के गैस बहाव के आने के कारण तेज गति से पानी आता है, पावर के साथ पानी आता है, तो ये घूमने लगता है और ये घूमने से देखिए ये तार लगे हुए हैं, यहाँ से गैस ये बिजली बनती है, इसको कहते हैं गैस जल विद्युत, ठीक है ना। तो गैस जल विद्युत का मुख्य रूप से दो तरीके से किया जाता है, विद्युत का उत्पादन। एक तो गैस पानी में टरबाइन चलाया जाता है, एक तरीके से बहते पानी से क्या किया जाता है गैस, टरबाइन चलाया जाता है, एक तो बहते पानी में। अब देखते हैं गैस ताप विद्युत, मतलब विद्युत का उत्पादन दो प्रकार से किया जाता है, एक ताप एक जल, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं हम ताप विद्युत के बारे में। तो गैस देखिए ताप विद्युत कैसे बनाई जाती है, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये ऐसे ईंधन है गैस, इनका प्रयोग करके मतलब आग लगाएंगे आगे अच्छी तेज से और फिर वही इसका इस्तेमाल करके वहाँ के जल को भाप बनाएंगे और भाप बना करके क्या करेंगे, उस टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन गैस जब इनसे घूमेगा, जैसे कि बिजली से भी गैस हम देखते हैं, कोयले से भी ट्रेन चलती थी कि नहीं चलती थी ट्रेन, उससे भी टरबाइन घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल गाइस टरबाइन घूम सकता है उससे, और इससे टरबाइन घूमने से फिर क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, उसको हम ताप विद्युत कहते हैं। मतलब जल के द्वारा नहीं बल्कि वह पेट्रोलियम और कोयले और प्राकृतिक गैस ईंधन ताप के द्वारा बिजली बनाई जाती है, उसको ताप विद्युत कहते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा गैस, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत देखे, कौन सा, जैसे कोयला परंपरा में है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जो कि हम जलाते हैं, हम खाने के रूप में बनाते हैं, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, विद्युत देखा जो कि सबके लिए उपयोगी है, एक छोटा सा घर से लेकर के घर में डेली लाइफ के लिए विद्युत उत्पादन से एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तक इससे चलती हैं, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां, क्या नहीं चलता है विद्युत से। तो गाइस अब हम देखते हैं भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत मैप में देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंबल कुछ दिए हुए हैं, कोयला का कुछ इस प्रकार का सिंबल है, जहाँ भी इस प्रकार का सिंबल आपको दिखता है गाइस लाइन वाली, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कोयला के क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। सो गाइस अभी हम कोयला क्षेत्रों के बारे में देखते हैं मैप में। देखिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला ये कोयला का क्षेत्र है, मतलब कि कौन कौन सा क्षेत्र है, देखिए ये वाला तो रहा हमारा क्या, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के हम देखते हैं नीचे साइड के इलाका में, मतलब कि बालाघाट जबलपुर नीचे वाला साइड है। इसके बाद देखिए ये आ गया हमारा महाराष्ट्र, ये वाला इलाका किसका है, महाराष्ट्र का, यहाँ पे भी पाए जाते हैं क्षेत्र है ये वाला। इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये कहाँ तक गया है, तो ये पाया जाता है हमारा तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है इस वाले से। तो ये देखिए ये है,
ये वाले क्षेत्र ये है तेलंगाना, तो इसका कुछ क्षेत्र में भी हमारा कोयला मिल जाता है। इसके बाद देखिए ये वाला आ जाता है आंध्र प्रदेश का इलाका, तो आंध्र प्रदेश मतलब यहाँ से लेकर के नीचे तक जाता है, फिर नीचे तमिलनाडु वगैरह मिल जाता है। तो देखिए इस वाले इलाके में ये वाला इलाका है किसका गाइस, कोयला की खान पाई जाती है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सिंगरौली क्या है, एक कोयला का खान भी यहाँ पे लगी हुई है। सिंगरौली कहाँ पे लगी है गाइस, ये आंध्र प्रदेश में लगी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया ना कि ये वाला इलाका किसका है, यहाँ से यहाँ तक ये आंध्र प्रदेश है हमारा। इसके बाद ये क्या है नीचे का, ये तमिलनाडु है, ये केरल है और ये कर्नाटक है, ये गोवा है छोटा सा और एक महाराष्ट्र है। आई होप आपको इससे गाइस मैप भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी मैप देखने में। इसके बाद देखिए ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कोयला का क्षेत्र माना जाता है। ये वाला देखिए इतना वाला बड़ा है इसमें, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश का थोड़ी सा क्षेत्र, यहाँ भी आ जाता है सिंगरौली वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो देखिए सिंगरौली में पाया जाता है हमारे कोयला। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक खान भी लगी हुई है कोरबा में, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। ये वाला इलाका किसका है गाइस, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, तो ये कोरबा में है। और इसके बाद ये तलचर में एक खान लगी हुई है कोयला की, ये मतलब पूरा कोयला वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तलचर कहाँ है गाइस, ये वाला इलाका देखिए इतना, ये है हमारा उड़ीसा का इलाका। और ये झारिया और बोकारो में जो खाने दिख रही हैं आपको, ये गाइस झारखंड में है, मतलब ये वाला देखिए ये बिहार से अलग हुआ था, ठीक है ना, ये बिहार था पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से झारखंड बन गया था, तो झारखंड का इलाका है। तो झारखंड में झरिया और बोकारो पाई जाती है और रानीगंज ये कहाँ पे पाई जाती है, झारखंड में। इसके बाद देखिए ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या है कोयला का उत्पादन और खान भी लगी हुई हैं। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा इलाका है, तो ये है हमारा असम। किसका इलाका है गाइस, ये असम का इलाका है। देखिए असम में हमने बहुत सी खाने यहाँ पे लगी हुई हैं, ये तीन खाने हमें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद देखिए इतना ही हमारा कोयला क्षेत्र है। और चौथी है नवेली में भी क्या है गाइस, कोयला की खान लगी हुई है एक नवेली में। और नवेली देखिए ये है, ये नवेली कहाँ पड़ता है, तो ये हमारे तमिलनाडु में नवेली। देखिए गाइस अब हम करते हैं बात तेल क्षेत्र की कि कहाँ पे तेल पाया जाता है। तो तेल क्षेत्र की बात करें तो हम पाइपलाइन भी एक गई हुई है, हम देखते हैं ये गुजरात से लेकर के हरियाणा तक की लाइन गई हुई है, आप देख रहे हैं। ये पाइपलाइन है किसकी है, तेल की, ठीक है ना। इसके बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता है। जैसे कि ये क्षेत्र कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये गुजरात वाला क्षेत्र है। और ये गाइस ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे विजयपुर नामक एक तेल संयंत्र लगाया गया। ये झाबुआ है जो कि 2 जगह, और ये अंकलेश्वर है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे अंकलेश्वर में, जो गुजरात में लगाया गया है। कलोल है, बड़ोदरा है और हजीरा है। ये गाइस तेल संयंत्र लगाए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक पाइपलाइन में देखिए अंता ये कहाँ पड़ता है गाइस, तो ये है हमारा राजस्थान, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये उत्तर प्रदेश में औरिया और जगदीशपुर ये हमारे उत्तर प्रदेश का तेल संयंत्र क्षेत्र है। यहाँ पे तेल की मिल लगाई गई है। इसके बाद देखिए शाहजहांपुर कहाँ पड़ता है, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है। इसके बाद देखिए आंवला भी कहाँ पे है, ये तेल संयंत्र है जो ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। बबराला है। और गाइस बबराला के बाद देखिए दिल्ली में एक है गुरुग्राम तो गुरुग्राम है। और एक है सोनीपत ये कहाँ का क्षेत्र है गाइस, ये हम देख रहे हैं हरियाणा का क्षेत्र है। और ये देखिए सहीबाबाद में है एक, ये दिल्ली के वाले एरिया में। आई होप आपको ये तेल संयंत्र क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद देखिए ये डिगबोई कहाँ पे है गाइस, ये हमारा असम वाला क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए ये असम वाला क्षेत्र में ये असम का क्षेत्र है और यहीं पे पाई जाती है हमारी तेल संयंत्र के 3-4 फैक्ट्री लगी हुई हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। इसके बाद देखिए मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, इस वाला क्षेत्र जिसमें ये बना हुआ है, तो यहाँ पे प्राकृतिक गैसों को सुरक्षा प्राप्त है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी के पास में है ना। तो हमने प्राकृतिक गैस जो हमने देखा था, तो सुरक्षित प्राकृतिक गैस जैसे कि यहाँ पे भी किया गया है इनको। और ये वाला क्षेत्र देखिए ये हमारा त्रिपुरा के पास वाला क्षेत्र है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला देखिए गुजरात के क्षेत्र में भी है ना, यहाँ पे सुरक्षित किया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस गैर परंपरागत स्रोत
ऊर्जा के संसाधन जो कि गई परंपरा में नहीं है, जैसे कि गई परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा गई सब कोई इसका यूज नहीं कर सकता और सबसे इसका यूज करना आता भी नहीं है। आपने गई यूरेनियम, थोरियम इस प्रकार के परमाणुओं के नाम सुने होंगे, जिसका उपयोग हमने देखा होगा बमबारी में और सुरक्षा के गैस प्रयोग करने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही गैस रिएक्शन वाले होते हैं ये परमाणु तत्व। जैसे कि आपने देखा था कि अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 को नागासाकी में एक कई परमाणु बम गिराया था, जिसकी वजह से 15 गैस इतने साल के बाद भी वहाँ के बच्चे अधिकतर कैसे पैदा होते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ विनाश हो गया था और उसका प्रभाव इतना खराब है गैस कि अभी भी बच्चे ज़्यादातर विकलांग पैदा होते हैं। ये होते हैं गैस परमाणु ऊर्जा, जो कि गैस परमाणुओं से मिलकर के बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, बाद में पहला 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी के काल में। देखिए परमाणु की संरचना का बदलाव करके परमाणु ऊर्जा का प्राप्त की जाती है। जब किसी परमाणु की संरचना में बदलाव किया जाता है तो इससे बहुत भारी मात्रा में ताप की ऊर्जा निकलती है, तापीय ऊर्जा निकलती है। मतलब कि एक जो उसकी परमाणु है उससे दूसरे में ढाला जाता है, उसकी संरचना बदली जाती है, तो इससे क्या होता है भयंकर गैस ताप ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। इस ऊर्जा से भाप बनाई जाती है, टरबाइन चलाया जाता है, तो टलवाया जाता है। परमाणु ऊर्जा निर्माण के लिए जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, इनका इस्तेमाल गैस किया जाता है। खनिज झारखंड और राजस्थान में, अरावली की पहाड़ियों में, केरल में मैग्नेटाइट रेत में भी थोरियम का प्रचुरता पाई गैस। यदि हम परमाणु ऊर्जा की बात करें, परमाणुओं की बात करें तो कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर हम देखें तो राजस्थान में की अरावली पहाड़ी, जो कि सबसे गैस प्राचीन पहाड़ी मानी जाती है भारत की। इसके बाद देखिए केरल में भी पाया जाता है मैग्नेटाइट नामक गैस रेत में, वहाँ पे एक थोरियम की प्रचुरता हमें देखने को मिलती है। झारखंड में पाए जाते हैं तो राजस्थान, केरल, झारखंड, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं गैस हमने नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन देखा, दूसरे परमाणु ऊर्जा, दूसरा देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का भी उपयोग हम ऊर्जा का निर्माण में कर सकते हैं गैस, और ये हमारा क्या है नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन है। इसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं एक बार उपयोग करने के बाद। जैसे कि गैस हमारा क्या है सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है उसका हम यूज कर लेते हैं, और फिर से यदि हम चाहें तो ये गैस पर्याप्त होती है, गैस ये बहुत ज़्यादा ये पर्याप्त मात्रा में होती है। इसको हम कितना भी यूज कर लें, ठीक है ना, ये कमने वाली तो नहीं है, आप भी जानते हैं। तो इनका गैस इसका उपयोग करके जैसे गैस आपने गैस घरेलू यूज में बैटरी तो देखी होगी ना, कभी कभी सूर्य के द्वारा यूज करते हैं, सूर्य के प्रकाश का यूज करके उसको चलाने लगते हैं बच्चे लोग, अपन देखते हैं। तो उसी प्रकार गैस इसमें होता है। देखिए ये है गैस कोई सूर्य, यहाँ से गैस ऊर्जा आती है, क्या होती है सूर्य की किरणें पड़ती हैं इसमें, और सौर घर होते हैं तो उसमें क्या होते हैं ये टरबाइन वगैरह लगे होते हैं, ठीक है ना। ये होती है गैस सौर ऊर्जा, इससे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखिए सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। भुज के निकट माधापुर भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। कहाँ पे है गैस भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट, तो माधापुर में। कहाँ पे है गैस माधापुर में। देखिए सौर ऊर्जा भविष्य के लिए नई उम्मीद जगाता है। इससे ग्रामीण इलाके में जलावन और उपलों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में भी मदद मिलेगी, और सौर ऊर्जा से सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण का हितैषी है गैस, इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। जबकि हम देखें गैस परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन में ज़्यादातर प्रदूषण फैलता है, बल्कि यदि हम जो अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन इनका इस्तेमाल करते हैं तो कोई पर्यावरण में हानि भी नहीं फैलती होती है। और गैस हमें इसकी गैस इसमें पर्याप्त मात्रा में उपयोग है, कर सकते हैं हम इसका, ये घटने वाले में से नहीं है ना। तो गैस इसी प्रकार होती है। यदि पवन ऊर्जा की बात करें गैस, इसमें भी गैस हम देखते हैं पवन तो हमें असीमित मिलती है और उसका कोई यूज भी नहीं करता है
है ना। और इसका उपयोग करके देखिए टरबाइन को चलाना, इसको विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं अपन। देखिए टरबाइन लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर तमिलनाडु में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना अपने भारत में। तो देखिए जहाँ अपन देख सकते हैं गुजरात के इलाके में यहाँ हवा चलती है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं पवन चक्की का उपयोग। तो आप देख सकते हैं पवन चक्की नागरकोइल में ज़्यादातर अपन को देखने को मिलती है, मतलब कि तमिलनाडु इलाके में। यहाँ पे गई समुद्र भी है बगल में, हवा भी गई बहुत ज़्यादा स्पेसी आती है। देखिए भारत अब विश्व में पवन सुपर पावर क्या माना जाता है गाइस, पवन सुपर पावर माना जाता है। तमिलनाडु में नागरकोइल में मुदेर तक के विंड फार्म भारत के सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर हैं, नागरकोइल से मुदेर तक, ठीक है ना, ध्यान रखना। पवन ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु गैस भी बहुत ज़्यादा अहम माने जाते हैं। तो हमारे ये जो हमारा पश्चिमी घाट के जो हमारे देश हैं, ये गैस पश्चिमी घाट या फिर प्रायद्वीपीय इलाके में तो पवन ऊर्जा में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए गैस चौथा, यदि हम बात करें नवीनीकृत या गैर परंपरागत संसाधन की, वो रहा गैस बायोमास। बायोमास का भी उपयोग करके हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, विद्युत का ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे गैस, हम ये तो गैस बहुत ज़्यादा सुटेबल और बहुत ज़्यादा गैस ज़रूरी भी है, आना भी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि इससे गैस हमारा प्रदूषण भी खत्म होगा, जो सड़े गले पदार्थों का उपयोग हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारी गैस भी निर्माण हो जाएगी, ऊर्जा का संसाधन भी मिल जाएगा, कोई प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। कुछ इस प्रकार होता है गैस हमारा बायोगैस, ठीक है ना। गैस एक खरपतवार, मतलब कि यहाँ पे गोबर ओबर या फिर सड़े गले पत्ते होते हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, उनसे खाद भी बनाई जा सकती है। और गैस उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इससे ऊर्जा निकलती है। क्या होता है गैस, इससे ऊर्जा निकलती है, और गैस ऊर्जा के निकलने से ही क्या होता है, यहाँ से देखिए हमने माना कि यहाँ पे बहुत सारा हमने गोबर ओबर इकट्ठा कर दिया, डाल दिया गैस, कचरा वगैरह डाल दिया, जीवाश्म पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ को डाल दिया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत दिन तक डले रहते हैं, और फिर इससे गैस बहुत ज़्यादा, यदि हम इसमें गैस अभी हम हाथ भी डाल लेंगे ना तो जल जाएगा, इतनी ज़्यादा तेज़ ऊर्जा निकलती है इससे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और गैस यहाँ से अपशिष्ट भी हमारे खराब हो जाएंगे, यहाँ वहाँ डलेंगे नहीं। और गैस इसका उपयोग पता है आप, कृषि में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उर्वरक भी बना सकते हैं, खरपतवार भी बना सकते हैं, मतलब जो हम पशुओं का गोबर यहाँ पे डाल सकते हैं, और फिर कुछ समय बाद 1-2 साल बाद आप उसको निकालेंगे तो वो बहुत अच्छी खाद होगी। यदि उसको आप खेतों में डाल देते हैं तो गैस बहुत अच्छी फसल भी होती है आपकी, कोई नुकसान नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और गैस आपका कचरा भी साफ हो जाता है, और गैस इससे गैस भी बन जाती है, बायोगैस बनती है, जो कि देहाती लेवल में अपन गोबर गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। गैस इस लेसन में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा गैस खनिज पदार्थ। क्या देखा गैस, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों में हमने क्या देखा, जो कि गैस खनन कार्य करके धरती से खोद करके निकाले जाते हैं और विकास के लिए हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। उनकी कोई ना कोई संरचना, आंतरिक संरचना पाई जाती है उनमें। तो खनिज को हमने 2 प्रकार से बांटा, एक देखा गैस धात्विक खनिज, एक देखा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में हमने क्या क्या देखा गैस, तो धात्विक खनिज में हमने देखा जैसे कि गैस लोहा वगैरह हैं, इनमें भी गैस 2 प्रकार देखे, एक लौह खनिज और एक अलोह खनिज। तो लौह खनिज में हमने क्या देखा, जैसे कि गैस लोहा है, मैग्नीज है ना, ये इनके बारे में बात की, जिनमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद अलोह खनिज में जैसे तांबा है, बॉक्साइड है, इनको हमने देखा। इसके बाद देखा हमने गैस अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में हमने क्या देखा, तो अधात्विक खनिज की बात करें गैस तो हमने देखा, इनमें हमने देखा गैस जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है गैस, अभ्रक है, चूना पत्थर है, ये क्या है गैस, अधात्विक खनिज है, इनमें कोई धातुओं का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद देखा हमने गैस खनिजों के अवशेष हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, किन वाली चट्टानों में, तो हमने 4 चट्टानों के बारे में बताया था। एक आग्नेय चट्टान, कौन सी गैस, आग्नेय चट्टान, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान, अपसादी चट्टान, महासागरीय जल में पाए जाते हैं खनिज, और कौन से आग्नेय अपसादी
और जमा मतलब कि जलोढ़ जमाव वाली चट्टानों में। और कहाँ देखा गैस, सभी खनिजों के बारे में देखा कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में गैस तांबा और मैंगनीज ज़्यादा पाया जाता है, देखा था हमने, है ना। और गैस यदि हम बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा में पाया जाता है और गुजरात में पाया जाता है ज़्यादा। इसके बाद हमने देखा था गैस लोहा की बात करें तो लोहा हमने कहाँ देखा था, अब सोच के बताइए जल्दी से गैस। तो उड़ीसा में हमने देखा सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, 52% लोहा पाया जाता है ना। और इनके कोयला, इसके बाद हमने देखा गैस ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संरक्षण भी देखा। ऊर्जा का गैस हम देखते हैं खनन कार्य के क्या क्या दुष्परिणाम हैं वो देखा हमने। और ऊर्जा के संसाधन की बात करें तो गैस हमने 2 प्रकार के ऊर्जा के संसाधन देखे, एक परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और एक आप गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन कौन से देखे गैस, तो हमने देखा जो भी परंपरा में है पेट्रोलियम है जो कि सबको यूज करता है। इसके बाद हमने देखा दूसरा क्या देखा गैस, कोयला है जो कि हम देखते हैं कोयले का तो कब से हो रहा है, परंपरा में है ना, जलाया जाता है जो कि जीवाश्म ईंधन है, ये भी गैस जीवाश्म ईंधन है, ये भी है, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा प्राकृतिक गैस जो कि प्राकृतिक से प्राप्त होती है, मतलब कि हमारी धरती के ताप के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखा गैस ऊर्जा के संसाधन में जो अभी यूज पे चल रहे हैं, विद्युत के बारे में पढ़ा हमने। विद्युत में देखा गैस एक जल विद्युत होती है, एक ताप विद्युत होती है, 2 प्रकार की विद्युत देखी। तो विद्युत में जल विद्युत मतलब जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है और ताप के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है गैस ही। लेकिन ये गैस ताप के द्वारा जो उत्पन्न की जाती है तो हमने देखा था इसमें गैस बहुत ज़्यादा खनिजों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने देखा प्राकृतिक गैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने देखा पेट्रोलियम है, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, उसको भाप में बनाया जाता है। जबकि हमने जल वाले संसाधन में देखा, जल विद्युत में देखा गैस उसमें टरबाइन घुमाया जाता है, इकट्ठा जल डाला जाता है डैम के रूप में, उससे टरबाइन घूमने लगता है और विद्युत को उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद गैर परंपरागत में देखा गया सौर ऊर्जा देखा, पवन ऊर्जा देखा। सौर ऊर्जा में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का गैस उपयोग करके हम ऊर्जा में बदल लेते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं सूर्य की किरणों से। दूसरा देखा हमने सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा देखा, बायोगैस देखा जो कि गैस गैर परंपरागत है। ये सब गैस तो खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन हमारा क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। हाँ गाइस, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एक सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू।